कारणों से जो है सो उसका निर्माण नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं भी एक परशुराम वंशज हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि शुरुआत तो इसकी मैं करवा दूंगा, इसके बाद सब भाई मिलकर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लगभग 10,000 परशुराम वंशज कई जिलों से अपने खर्चे से इस घाट के उद्घाटन में और मंदिर के निर्माण कार्य में साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। फायदे के लिए नहीं करते, मैं उस तरह का नेता नहीं हूँ। मैं सब काम फायदे के लिए नहीं करता हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है और जिससे मुझे लगता है कि इसमें जन कल्याण है। हमारा मंदिर तो लगता है कि 1 वर्ष के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने 25 के परशुराम जयंती के दिन उसका निश्चित रूप से हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। आएंगे, कुछ नई सोच आएगी तो कुछ विभागों में कुछ नयापन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सरकार की जो तासीर होगी ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वही अधिकारियों का राज रहेगा। लोगों से सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें शिक्षक का दर्जा देना, वो भी नियमित शिक्षक का, सरकारी शिक्षक का दर्जा देना, ये तो पहली बार सरकार अच्छा काम कर रही है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों धर्म की राजनीति खूब जोरों शोरों से देश में चल रही है। एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर के लंबे समय तक विवाद हुआ, आखिरकार रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वह अयोध्या में हो गई, लेकिन अब भगवान परशुराम की बारी आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान परशुराम को लेकर के मान्यता है कि बिहार की भूमि पर जो है लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की थी और मान्यता है कि आज भी भगवान परशुराम जो है महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम भगवान परशुराम का जिक्र क्यों बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं उन्होंने जो है भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण करने का जो है निर्णय लिया है। बात सीधे करते हैं सर से। सर, क्या लग रहा है बिहार में भगवान परशुराम जी की जो मंदिर अभी बनने के लिए आप जो तैयारी में लगे हुए हैं, ये कब से चल रही थी और ये कब तक बन करके तैयार हो जाएगा और बिहार के किस जगह पे जो है मंदिर बनने वाला है? देखिए, 2022 के परशुराम जयंती के दिन जलालपुर गांव सारण जिला के वहाँ के कुछ परशुराम वंशजों ने मुझे आमंत्रित किया और वहाँ एक भव्य परशुराम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करवाया। मैंने भी अपनी तरफ से परशुराम कुंड वहाँ है, तालाब है, पोखर है, उसमें मैंने परशुराम घाट की घोषणा कर दी, जिसका निर्माण कंप्लीट हो गया है। अभी जब वो उसका उद्घाटन करने की बात आई परशुराम घाट की, तो पाया मैंने कि मंदिर में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है मंदिर का। तो मुझे अजीब लगा कि आखिर क्या बात है कि उतने उत्साह से उन लोगों ने उसमें शिलान्यास करवाया लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तब मैंने पाया कि इसमें कुछ जो है वो आर्थिक कारणों से जो है सो इसका निर्माण नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं भी एक परशुराम वंशज हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि शुरुआत तो इसकी मैं करवा दूंगा, इसके बाद सब भाई मिलकर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वही उसी सिलसिले में 21 तारीख का तारीख तय हुआ है और भव्य मंदिर का जो है वो नक्शा वगैरह बन के तैयार है और 21 तारीख को निर्माण कार्य भी पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा और साथ में घाट का उद्घाटन भी होगा। मुझे नहीं पता था कि जब ये बात मैं अपने परशुराम वंशज लोगों के पास जब ले जाऊंगा तो इसका इतना जोरदार समर्थन मिलेगा। 21 तारीख को लगभग 10,000 परशुराम वंशज कई जिलों से अपने खर्चे से इस घाट के उद्घाटन में और मंदिर के निर्माण कार्य में साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं और कई जगहों से डिमांड आया है कि हमारे ज़िले में भी क्यों नहीं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि चलो आज कम से कम जो एक परशुराम वंशज जो है ये तो महसूस कर रहे हैं कि उनकी आस्था के लिए उन्हें ही आगे आना पड़ेगा, उनके लिए तो कोई और मंदिर बनवाएगा नहीं, ये उन्हीं को बनवाना पड़ेगा। तो मैंने भी इसमें कहा कि ठीक है, हर जिले में आप लोग योजना बनाइए और जहाँ तक सक्षम होगा मेरी तरफ से जो योगदान होगा करेंगे और साथ में उसका पूरा नक्शा वगैरह बनवाना, उसका पूरा मॉनिटरिंग करना, ये हम एक इंजीनियरिंग टीम तैयार कर देंगे ताकि आराम से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें। निश्चित तौर पे, लेकिन जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें करोड़ों की जो है लागत की बात आएगी, तो आखिरकार पैसे कहाँ से उसे जो है आप लाएंगे और किन किन लोगों का जो है इसमें ज़्यादा जो है योगदान रहेगा? साथ ही साथ क्या लग रहा है कि ये कोई ट्रस्ट के तहत बनाया जा रहा है? बिल्कुल ट्रस्ट के अंदर ही होगा, पूरी पारदर्शिता से होगा और परशुराम वंशज जो है इसमें इतनी आस्था रखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि धन इसमें कभी कोई आड़े आएगा। धन की कमी नहीं होगी, जितने धन की आवश्यकता है। वैसे भी भव्य का मतलब विशाल नहीं होता है, मंदिर भव्य है, छोटा ही है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और भगवान परशुराम के मंदिर के साथ साथ, क्योंकि परशुराम जी विष्णु के अवतार थे, उसके बाद भगवान राम, भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ था, इसीलिए एक तरफ राम दरबार भी रहेगा और दूसरी तरफ राधा कृष्ण के मंदिर भी रहेंगे। अर्थात आप इसको चाहें तो परशुराम मंदिर के साथ साथ इसे भगवान विष्णु का भी मंदिर कह सकते हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन आप तो एक तरफ राजनीति करते हैं और आप सारण जिले से निर्दलीय एमएलसी भी हैं, लेकिन अचानक से ये मंदिर का निर्माण करना, इससे क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा? क्योंकि नेता अच्छा ये बताइए, जो राजनीति करता है या कोई और कुछ भी करता हो तो क्या वो अपने धर्म को छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, अपनी पहचान और शिनाख्त को छोड़ देता है? अरे भाई, मैं परशुराम वंशज हूँ,
मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, हम्म, मैं विष्णु भक्त हूँ, हम्म, मैं नेता भी हूँ। तो इसमें एक विरोधाभास कहाँ है? ये सब एक साथ पूरे सारे परिचय एक साथ जा सकते हैं। हम्म। इसलिए इसमें कुछ और देखने का प्रयास भी करना गलत होगा। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पे यही है ना, बार-बार तो यही इसी चीज़ को लेकर के तो राजनीति देश भर में देखने को मिल रही है। धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, आप अचानक से मंदिर का निर्माण में जो है अपनी जो भी आपका जो है सहयोग है वो आप देने में लगे हुए। लोकसभा का चुनाव भी है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा सवाल ये है कि क्या राजनीति फ़ायदा आपको इससे वंदना जी, मिलेगा? आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि आज से 1.5 वर्ष पूर्व जलालपुर के कुछ उत्साही भक्तों ने शिलान्यास करवाया उस मंदिर का, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन लोगों ने उस काम को शुरू नहीं करवाया। और जब मेरे पास ये आया तो मैंने कहा कि नहीं, शुरू करना चाहिए। तो इसका न इलेक्शन से कोई मतलब है, न राजनीति से कोई मतलब है। लेकिन नेता फ़ायदे के लिए ही ज़्यादा नहीं, नहीं, फ़ायदे के लिए नहीं करता, मैं उस तरह का नेता नहीं हूँ। मैं सब काम फ़ायदे के लिए नहीं करता हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है और जिससे मुझे लगता है कि इसमें जन कल्याण है। तो ये भगवान परशुराम का मंदिर बनने से वहाँ के लोगों को एक तो पर्यटक स्थल बनेगा, वहाँ के लोगों का रोज़गार भी बनेगा और साथ में आस्था का विषय है, वो मेरे भगवान हैं। हुँ, हम लोग अपने आप को परशुराम वंशज मानते हैं, तो जितने परशुराम वंशज इसको लेके बहुत उत्साही तो हैं। नहीं लग रहा है कि बहुत लेट हो चुका है? इससे पहले भी नहीं, नहीं, लेट कभी नहीं होता है। अच्छा काम करने के लिए कभी देर नहीं होती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अच्छा काम करने के लिए आप कभी भी ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई, अब कैसे होगा, नहीं। जब हो सके, जब जाके तभी से बजाते उसे शुरू कर देना कब तक चाहिए। के बन करके मंदिर जो है हम पहला मंदिर तो लगता है कि 1 वर्ष के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने 25 के परशुराम जयंती के दिन उसका निश्चित रूप से हम लोग हुँ, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। हुँ, लेकिन और भी मंदिर हो सकता है कि दो एक और मंदिर भी उसके साथ में दूसरे जिलों में भी हुँ, हो। बाकी हर परशुराम जयंती के दिन कुछ कुछ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए पाए जाएंगे पूरे बिहार में। यह जो परशुराम मंदिर का जो निर्माण वाला आंदोलन जो है, वो हुँ। पूरे बिहार में फैलेगा और सारे परशुराम वंशज एकत्रित होंगे। क्या इसमें सरकार का भी सहयोग होगा कि सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज के जो भी आते हैं देखिए, मेरा मानना है कि आस्था के विषय में सरकार को नहीं पढ़ना चाहिए। सरकार और नेताओं का काम कुछ और है। आस्था जो है, जो उसमें आस्था रखते हैं उन्हीं को करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मंदिरों के निर्माण को लेकर के काफी नहीं, सतर्क प्रधानमंत्री कभी भी सरकारी धन से मंदिरों का निर्माण नहीं करा रहे हैं। मुझे पता है कि वहाँ भी जो है ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। अब आप प्रधानमंत्री जी अगर हिंदू है, सनातनी है, पूजा करते हैं तो इसमें गलत बात क्या है? निश्चित रूप से। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल गया है। नए डिप्टी सीएम, नए अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के तमाम चीज़ें जो है बदल चुकी है। आगे क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में कितना ये लोग जो है विकास में सहयोग? पहले तो आप ठीक करें, सब कुछ नहीं बदला है। मुख्यमंत्री वही हैं, केवल डिप्टी सीएम बदल गया और विपक्ष बदल गया है, बाकी सब वही है। देखिए, सत्ता परिवर्तन तब होता है जब मुख्यमंत्री बदलता है, नई सोच आती है। जब तक वही एक मुख्यमंत्री है, तब तक जितना भी बिहार में अभी तक हुआ है, विपक्ष परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लग रहा है कि सब सेम टू सेम परिस्थिति हाँ जी, रहेगी, सब कोई ऐसे ही बदल चलता नहीं रहेगा। होने वाला नहीं है। जो पिछले 17-18 साल से चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, ठीक है, कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ नई सोच आएगी, तो कुछ विभागों में कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सरकार की जो तासीर होगी ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वही अधिकारियों का राज रहेगा। राज्यसभा पर जो राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होनी है उसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। राजद कोटे से जो राज्यसभा भेजे गए हैं संजय यादव, उनको लेकर के कई तरह के लोग बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भाजपा जो है अति पिछड़ों की राजनीति खूब जोरों शोरों से कर रही है। लग रहा है कि इन तमाम लोगों को जो है लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा। जिनको सौभाग्य मिला राज्यसभा जाने के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई। ये कोई ऐसा विषय नहीं इसमें बहुत बड़ी टिप्पणी की जा सके। हर पार्टी अपने हिसाब से राज्यसभा अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है और वही काम जो है विभिन्न दलों ने किया है। 6 जो योग्य कार्यकर्ता थे, उनकी नज़र में, नेताओं की नज़र में कि इनको राज्यसभा भेजकर संगठन का काम करवाया जाए, उन्हें भेजा गया। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई टीका टिप्पणी करनी भी चाहिए, कोई आवश्यकता है। इन दिनों देखा जाए तो शिक्षकों का संकट जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो बीते दिन तमाम शिक्षक जो थे वह सड़क पर आंदोलित थे। क्यों नहीं सरकार उनकी बातों को सुन रही है? क्या आप लोग इनकी बातों को सदन में उठाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि सरकार पहली बार कोई सही काम कर रही है। शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें शिक्षक का दर्जा देना, वो भी नियमित शिक्षक का, सरकारी शिक्षक का दर्जा देना, ये तो पहली बार सरकार अच्छा काम कर रही है। इसका विरोध क्यों होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि जो शिक्षक जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो समझते हैं कि पढ़ाने के योग्य हैं, वो सक्षमता परीक्षा देकर शिक्षक बन जाए और नियमित शिक्षक बन जाए, सरकारी शिक्षक बन जाए। और जो किसी कारण से या तो पढ़ने पढ़ाने की आदत छूट गई है, चाहे जो भी कारण रहा हो, अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो शिक्षक बने रहने की जिद न करें। और सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जो कितने दिनों से ये लोग काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी के रूप में भले ही नियोजित क्यों ना हो,
तो ऐसी स्थिति में उनको दूसरे विभागों में जिस उनकी योग्यता के हिसाब से उनका कहीं ना कहीं नियोजन कर देना चाहिए, उनको सड़क पे नहीं भेजना चाहिए। लेकिन साथ में अगर सक्षम नहीं है तो हमारे बच्चों को भविष्य संवारने की जिम्मा भी अयोग्य शिक्षकों के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि तेजस्वी यादव ने सदन में भी कहा था इस बात को कि जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों को सरकारी नौकरी दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे। क्या ये नई सरकार जो एक बार फिर से एनडीए की बनी है, इस सरकार में आपको लग रहा है कि नौकरी और रोजगार जो है लोगों को मिल पाएगा बिहार में? देखिए, रोजगार तो यहाँ पर सृजन हुआ नहीं है, नौकरियाँ जरूर दी गई हैं और उस नौकरियों को 2 लाख बताया गया है। मेरी समझ से नए जो नौकरी का सृजन हुआ है 20 से 25 हज़ार का ही हुआ है। बाकी अधिकांश नियोजित शिक्षक जो नियमित शिक्षक बने, सरकारी जो निजी संस्थानों में जो पढ़ाते थे वो सरकारी संस्थानों में इनका नियोजन हो गया या ये हो गया, जॉब मिल गया। और कुछ बाहर राज्यों के लड़के लड़कियां आकर यहाँ पर शिक्षक बन गए। अब मुश्किल से 20-25 हज़ार जो है बिहारी मूल के लड़के लड़कियों को जो है शिक्षक का मौका मिला है। इसलिए जो 2 लाख और बड़ी बड़ी संख्याएं जो बोली जा रही हैं वो संख्या गलत है। सरकार से मेरा आपसे भी मैं कहूँगा, सरकार से मांगिए कि पूरा आंकड़ा सार्वजनिक करें कि कितने नियोजित जो है नियमित बने, कितने निजी वाले सरकारी बने और कितने बाहर से आए और बचे खुचे कितने नए लोगों को रोजगार मिला। लेकिन विज्ञापनों के जरिए खूब प्रकाशित किया जा छोड़िए रहा ना, था। विज्ञापन में जितना झूठ बोला जाता है, बड़े-बड़े लगाए जितना जा रहे झूठ हैं। विज्ञापनों में बोला जाता है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को एक बार क्रीम लगाने पर गोरा बना देती हैं, थोड़ा सा कमर में आयोडेक्स लगा दीजिए तो दर्द भाग जाता है। क्या सच निकलता है क्या? तो विज्ञापनों पर मत जाइए, विज्ञापन अपनी जगह पे है और सच्चाई जो मैंने कहा वो है। और सच्चाई को काटना है तो आंकड़ा जारी करें और आप साबित कर दें कि सच्चिदानंद राय झूठ बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सारण क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय का। कई सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।